Hello friends, welcome to उन्नति अकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है इस लेक्चर से आप लोग लाभान्वित होंगे। आज का मेरा पहला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वक्र रूप में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लगातार गमन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वक्र रूप में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लगातार गमन करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। आइए इसका जरा सा स्ट्रक्चर देख लें हम लोग। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है। और नेगेटिव चार्ज से बात अगर नेगेटिव चार्ज की जाए तो नेगेटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है। अगर दोनों चार्ज को रखा जाए एक दूसरे के करीब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या स्ट्रक्चर होगा वो देखिए। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश में हमेशा अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये आपका विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का स्ट्रक्चर है। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के करीब स्थित हो
तो इसके लिए आपका ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी चीज को लिख लेते हैं हम लोग। कुछ गुण होता है विद्युत बल रेखाएं की, आगे उस गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा, रिमेंबर पॉइंट, कुछ याद रखने वाला बिंदु है ऐसे विद्युत बल रेखाओं के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा बाहर निकलती है। हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा बाहर निकलती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं वक्र होती हैं। चौथा पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं संतत होती है। पांचवा पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं स्पर्श रेखा के सापेक्ष होती है। अगला पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट हमारा होगा, विद्युत बल रेखाएं धातु की सतह को पार नहीं कर पाती
अगला पॉइंट हमारा होगा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये कुछ यादगार बिंदु हैं विद्युत बल रेखाओं के लिए। पहला बिंदु हमारा क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं और विद्युत बल रेखाएं वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं संतत होती है। विद्युत बल रेखाएं स्पर्श रेखा के सापेक्ष होती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत बल रेखाएं धातु की सतह को पार नहीं कर पाती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये कुछ पॉइंट था जिसे आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो क्वेश्चन है हमारा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो ये हमारा प्रश्न था। आइए इसका क्या आंसर होगा, देखिए। थोड़ी देर पहले मैंने रिमेंबर पॉइंट में बताया कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो आखिर हम लोग कैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है विद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में जानेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ऐसे तो ऐसा होता नहीं है, सपोज कर लीजिए ये दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस पॉइंट पर देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक इस तरह से खींची जा सकती है और एक इस तरह से ऐसे खींची जा सकती है। तो उस पॉइंट पर जब दो विद्युत बल रेखाएं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो स्पर्श रेखा ये जब खींची जा सकती है तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। हालांकि मैं अभी दिखा दे रहा हूं इस चीज को। देखिए, दो विद्युत बल
रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो विद्युत जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। याद रखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। ये था हमारा आंसर ऊपर के क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा विद्युत बल। तो विद्युत बल रेखाएं संतत होती है क्यों? इसका आंसर मैंने लिखा है कि आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है, जो कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। अतः आवेश की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र नष्ट नहीं होती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं टूटती नहीं है, और इसलिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? संतत होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब अगला पॉइंट हमारा होगा, प्यारे बच्चों, आवेश का योगात्मक प्रकृति क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पॉइंट हमारा होगा आवेश का योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज आवेश का योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, किसी वस्तु में दिया गया आवेश, किसी वस्तु में दिया गया आवेश हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है। किसी वस्तु में
दिया गया आवेश हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है। इसे ही या ऐसे लिख सकते हैं इसको, आवेश के इसी गुण को आवेश का योगात्मक प्रकृति कहते हैं। इसे ही आवेश का योगात्मक प्रकृति कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु में दिया गया आवेश हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है। आवेश के इसी गुण को आवेश का योगात्मक प्रकृति कहा जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे ही आवेश का योगात्मक प्रकृति कहा जाता है। मान लीजिए ये एक वस्तु, इस पर Q1, Q2, Q3 so and so Qn आवेश दी जाती है। तो Q नेट क्या होगा, यहाँ पर लिख देते इस चीज को भाषा में। माना कि Q1, Q2, Q3 so and so Qn आवेश किसी वस्तु पर दी जाती है, तब मान लीजिए Q1, Q2, ये Q1, Q2, Q3 इस तरह से Qn आवेश किसी वस्तु पर दी जाती है। ये आवेश एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है। ये आवेश एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है और वस्तु की सतह पर कुल आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात Q नेट बराबर हो जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो एंड सो Qn। यही है आवेश का योगात्मक प्रकृति, यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम आवेश देते जाते हैं तो वह एक दूसरे से जुड़ते जाता है और जुड़कर नेट आवेश जो होता है वो वस्तु की सतह पर प्रकट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है और वस्तु की सतह पर कुल आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था हमारा आवेश का योगात्मक प्रकृति क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। अब हमारा पॉइंट होगा आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज।
आइए ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। विभिन्न आवेश के कारण कुल बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के योग के बराबर होता है। इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न आवेश के कारण कुल बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के योग के बराबर होता है। इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। मान लीजिए वो एक पॉइंट है, इस पर क्यू नोट आवेश स्थित है। यहां से R01 डिस्टेंस पर ऑफ कर दो। मान लीजिए यहां से R01 डिस्टेंस पर Q1 आवेश स्थित है। R02 डिस्टेंस पर Q2 आवेश स्थित है। इसी प्रकार R03 डिस्टेंस पर Q3 आवेश स्थित है। इस तरह से सो एंड सो, इस तरह से मान लीजिए कि R0n डिस्टेंस पर N1 आवेश स्थित है। तो इस अलग अलग आवेश की वजह से इस O पॉइंट पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि F नेट वेक्टर F नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q नॉट अपॉन वेक्टर R01 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q0 अपॉन वेक्टर R02 का स्क्वायर। इस तरह से सो एंड सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q नॉट अपॉन वेक्टर R0n का स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q नॉट 1 बाय वेक्टर R01 का स्क्वायर प्लस 1 बाय वेक्टर R02 का स्क्वायर प्लस 1 बाई वेक्टर R03 का स्क्वायर प्लस 1
प्लस 1/, वेक्टर R0L का स्क्वायर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि विभिन्न आवेश के कारण कुल बल का मान अलग अलग आवेश के कारण उत्पन्न बलों के योग के बराबर होता है। इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, खास करके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब हम लोग जानेंगे विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम। विद्युत बल के लिए सदिश रूप में कूलॉम का नियम। बच्चों मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश स्थित है और इससे R डिस्टेंस पर Q2 आवेश स्थित है। तो इस आवेश की वजह से इस पर जो बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, उसकी दिशा इस ओर होगी। इसको मैंने F12 माना, वेक्टर F12 डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं। और इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, तो वेक्टर F21 हो जाएगा। ये दोनों बल परिमाण में समान होगा, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होगी। इसलिए इसको मैंने इस तरह से दर्शाया है। तो इसकी भाषा लिखिए। माना कि दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल वेक्टर F21 है तथा Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F12 वेक्टर F12 है, मान लीजिए। तो वेक्टर F12 बराबर आपका हो जाएगा 1/2
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर लिखिएगा F21 यानी कि वेक्टर F21 अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4π इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का स्क्वायर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस 1/4π इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस से लिए 2 1 के जगह पे 1 2 लिखे तो यही चीज तो दिखाना था हमको कूलॉम के नियम में। अब आप समीकरण 1 एवं 2 को देखिए। समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। आप दोनों तरफ परिमाण कर लीजिएगा तो मोड ऑफ वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस मोड ऑफ वेक्टर F21। यू आप कह सकते हैं इसको F12 इक्वल टू माइनस F21। यही सदिश रूप में कूलॉम का नियम हुआ। यही सदिश रूप में विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम हुआ। विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम हुआ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बराबर पूछा जाता है, आगे भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि विद्युत बल के लिए सदिश रूप में कूलॉम का नियम को स्थापित करें या उसके बारे में लिखें। तो आपको इस तरह से लिखना है। परिमाण में ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी दिशा क्या होती है अलग हो जाती है, विपरीत होती है, वो मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और इसी को जो है हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम, ये सदिश फॉर्म में है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे मैं फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए इतना ही।